ब्रह्मांड की उत्पत्ति आपने देखी, लगभग 20 बिलियन साल पहले। फिर आपने देखा कि सोलर सिस्टम और हमारी पृथ्वी, सौरमंडल व पृथ्वी, ये लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, 4.5 बिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी बनी। इस समय पृथ्वी का जो वातावरण था, अर्ली पृथ्वी हमारी किस तरह की थी, अर्ली अर्थ, आदि पृथ्वी का वातावरण किस तरह का था, क्योंकि जैसा आज है वैसा पहले नहीं था, तो किस तरह का वातावरण था वो आप यहाँ देखेंगे। 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी का जो तापमान है वो बहुत अधिक था, और जो भी पदार्थ, इतने अधिक तापमान के कारण जो भी पदार्थ था वो सभी गैसीय रूप में विद्यमान था। सब गैसीय रूप में, गैसियस स्टेट में था, सब सारा पदार्थ, सब कुछ गैसियस स्टेट में था। लेकिन अब यहाँ हाई टेम्परेचर था, इसलिए सब गैसियस फॉर्म में था, पदार्थ गैसीय अवस्था में था। धीरे धीरे ये तापमान ठंडा हुआ। तापमान में कमी होने से गैसों के साथ साथ वो गैसें द्रवीय रूप में हो गई, कुछ सॉलिड रूप में हो गई। तो गैस के साथ साथ क्या रहने लगा, सॉलिड भी रहने लगा और लिक्विड भी रहने लगा। अब लेकिन इस समय भी वायुमंडल नहीं था, एटमॉस्फेयर उस समय भी नहीं था। अब जो लिक्विड फॉर्म में था वो इससे, चूंकि थोड़ा अभी बहुत ठंडा नहीं था, सब गर्म था, तो गर्म जो पदार्थ थे उन पदार्थों से क्या हुआ कि गैसें निकली। वो जो गैस है उनमें क्या, मीथेन, CH4, अमोनिया, सड़नेस जो पदार्थ अमोनिया, और जलवाष्प, या हम उसको कहते हैं वाटर वेपर। अब चूंकि इस समय भी तापमान अधिक था, तो सूर्य से निकला हुआ जो प्रकाश है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज थी, पराबैंगनी किरणें थी। तो पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से ये जो जल वाष्प है टूट गई। जिन घटकों से मिलकर के बना उसमें टूट गई, H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, करके बना उसमें टूट गई, H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। यानी जल जो है वो अपने घटकों में, यानी ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में टूट गया। चूंकि जो ऑक्सीजन है इस समय किसके साथ क्रिया कर लेती है, मीथेन के साथ। तो जब ये ऑक्सीजन मीथेन के साथ मिल जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 बना लेती है, और जो हाइड्रोजन है ये हल्की होने के कारण एस्केप हो जाती है। इसके साथ में जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ, चूंकि ऑक्सीजन जो है वो संयुक्त अवस्था में या कंबाइंड फॉर्म में रहती है, तो ये भी हाइड्रोजन के साथ भी मिल जाती है, कार्बन के साथ मिल जाती है, तो हाइड्रोजन के साथ मिलके जल बना लेती है, H2O बना लेती है, और मीथेन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है। अब ऐसी स्थिति में अब ये जो ऑक्सीजन है कंबाइंड फॉर्म में थी, ये कंबाइन होकर के ओजोन बना लेती है। अल्ट्रावायलेट रेज के कारण ऑक्सीजन ओजोन भी बना लेती। ओजोन बनने से अब ये जो हमारी पृथ्वी है इसके चारों तरफ एक आवरण बन जाता है, और वो आवरण किसका रहता है, ओजोन का, ओजोन लेयर बन जाती है। इस समय अब ये जो जल बना हुआ है, ये जल वर्षा के रूप में गिर करके यहाँ जो जो गड्ढे थे पृथ्वी में, उन गड्ढों में, बड़े बड़े गड्ढों में भर करके और बड़े बड़े महासागर बना लेता है, महासागर बन गए। अब
इस समय भी जो वहाँ का जो वातावरण था वो कैसा था, रिड्यूसिंग था, यानी इस जो ऑक्सीजन है वो फ्री नहीं थी, संयुक्त अवस्था में थी, यानी ऑक्साइड बना लेती थी, ये दूसरे फॉर्म में थी, स्टिल फ्री नहीं थी। इस तरह से इस समय का भी जो वातावरण था वो रिड्यूसिंग था, ऑक्सीडाइज, जैसे आज का वातावरण है ऑक्सीडाइजिंग, उस समय का अपचायक प्रकृति का वातावरण था। इस तरह से अब धीरे धीरे फिर इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण लगातार ये सब घूम रही है, पृथ्वी भी घूम रही है, तो अब इसमें इसका भी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव के कारण अब जो गैसें हैं इसके घूमने के कारण हल्की गैसें हैं जैसे हाइड्रोजन है या हल्की गैसें हैं ये बाहर निकल गई, और कुछ जो गैसें हैं वो इस पृथ्वी के चारों तरफ इकट्ठी होने लगी और वायुमंडल बनाने लगी। इस समय तक इस तरह पृथ्वी का वातावरण रहा। हमने देखा कि सौर मंडल और पृथ्वी लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व बनी। इसमें आदि पृथ्वी का जो वातावरण था वो आज के समय के वातावरण से बिल्कुल अलग था, जो हमने यहाँ देखा। अर्ली पृथ्वी, अर्ली अर्थ कैसी थी, कैसा उसका वातावरण था। लगभग ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के 50 करोड़ साल बाद यहाँ जीवन की उत्पत्ति के संकेत प्राप्त हुए। पृथ्वी की उत्पत्ति आपने देखा, और पृथ्वी के उत्पत्ति के बाद जो आदि पृथ्वी के में किस तरह का वातावरण था वो आपने देखा। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष बाद जीवन के संकेत मिले। अब ये बात आती है कि जो आज के समय के इतने जीवधारी हैं, जीव जंतु हैं, इतनी जैव विविधता है, प्रथम जीव कैसा रहा होगा या प्रथम जीव की उत्पत्ति कब हुई होगी। तो यह प्रथम जो जीव है इस पृथ्वी पर वो कहाँ से आया होगा, कैसे आया होगा, कब उत्पन्न, ये सारी जो बातें हैं इनके लिए अलग अलग थ्योरीज अलग अलग समय पे दी गई, अलग अलग कल्पनाएं की गई और कुछ बातों को सिद्ध किया गया, प्रमाणित किया गया। तो इनमें से हम ये देखेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। इस ओरिजिन ऑफ लाइफ को बायोपोइसिस कहा जाता है। तो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई ये हम देखेंगे। इसमें हम कल्पना करें कि जीवन कहाँ से आया, तो पहला जिसको हम विशिष्ट सृष्टिवाद कहते हैं ये इसमें बताया कहा गया कि जीवन पृथ्वी पर ईश्वर के द्वारा लाया गया। इस एक अलौकिक शक्ति जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड कहते हैं, ये उनके द्वारा इस पृथ्वी पर जीवन लाया गया। हम हिंदू धर्म में ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने इस पृथ्वी को, कि इस पृथ्वी के रचयिता, इस पृथ्वी के पालन करता और इस पृथ्वी की संहार करता है। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है। तो ये विशिष्ट सृष्टिवाद जो है वो धार्मिक बात पर आधारित है। अलग अलग धर्मों में इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं। बाइबल में ऐसा माना जाता है कि जो इस विशिष्ट सृष्टिवाद के समर्थक फादर सॉरेंज रहे और इन्होंने बताया कि बाइबल में ऐसा बताया गया है कि इस सृष्टि का निर्माण 6 दिन में हो गया है। पहले दिन धरती और स्वर्ग बन गए। दूसरे दिन आकाश बन गया। तीसरे दिन इसमें पौधे बन गए और चौथे दिन
इस आसमान में चांद सितारे बन गए। 5वें दिन आसमान में पक्षी बन गए और 5वें दिन ही जो है वो मछलियां बन गई और 6वें दिन मनुष्य और बाकी जंतुओं की रचना हो गई। इस तरह से 6 दिन में ही सारी सृष्टि की रचना हो गई। इसे विशिष्ट सृष्टिवाद कहा जाता है और हर धर्म में इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं। इसमें ऐसा माना जाता है कि कोई अलौकिक शक्ति है जिसने इस सृष्टि की रचना कर दी है। और हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और हमारे प्रथम जो महिला पुरुष हैं वो मनु और सतरूपा है, जबकि बाइबल में एडम और ईव को प्रथम महिला पुरुष बताया गया, सृष्टि का प्रथम महिला पुरुष बताया गया। तो ये विशिष्ट सृष्टिवाद कहलाता है। दूसरा जो सिद्धांत है वो इस तरह से कि इस बात को हम प्रमाणित नहीं कर पाए। बहुत से धर्मावलंबी इस बात को मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर अलग उसकी बातें की गई, अलग परिकल्पनाएं दी गई। स्वतः जननवाद, यानी ये बताया गया कि सबसे पहली बात तो आप समझ गए कि ये ऐसा क्या कहा गया कि गॉड ने या ईश्वर ने इस पृथ्वी में सृष्टि की रचना की। ईश्वर ने सृष्टि की रचना कर दी, सृष्टि बना दी। दूसरी बात ये बताई गई कि ये जो पृथ्वी पर जीवन है ये अपने आप आ गया, स्वतः खुद आ गया है, यानी निर्जीव या मृत पदार्थों में स्वतः जीवन उत्पन्न हो जाता है। ये कहलाया स्वतः जननवाद। स्वतः जननवाद या इसको हम कहते हैं एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस यानी निर्जीव से या मृत पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति हो जाती है। इसमें वाल्मोट जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या कहा कि यदि पसीने से भीगी हुई शर्ट, उन्होंने बताया ये कि पसीने से भीगी हुई शर्ट को यदि गेहूं के साथ में 21 दिन तक रख देते हैं तो उन्होंने कहा चूहे बन गए। ये बात उन्होंने बताई। इससे उन्होंने क्या बताना चाहा कि ये निर्जीव या मृत पदार्थों से जीवन उत्पन्न हो जाता है। जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुई, इसके लिए आपने अभी ये 2 बात पढ़ी। स्वतः जननवाद को चुनौती देते हुए हार्वे और हक्सले ने एक जीवोत्पत्ति या बायोजेनेसिस के बारे में बताया। बायोजेनेसिस यानी जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति होती है, जीवन से ही जीवन बनता है। जीवोत्पत्ति यानी पहले से जो जीवन उपस्थित है उसी से आगे जीवन बनता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए फ्रांसिस्को रेड्डी, स्प्लेंजेली और लुईस पास्चर ने बहुत से प्रैक्टिकल किए। उनके जो एक्सपेरिमेंट थे, उनके जो प्रयोग थे, उनके द्वारा उन्होंने इस बात को पूरी तरह से बताने की कोशिश की कि जीवन से ही जीवन बनता है, पहले से उपस्थित जीवन से ही जीवन बनता है। फ्रांसिस्को रेड्डी ने सबसे पहले अपने प्रयोग में उन्होंने बताया, फ्रांसिस्को रेड्डी ने उन्होंने कहा कि यदि मांस के टुकड़ों को रख दिया जाता है, उनको मांस के टुकड़ों को रख देते हैं तो वो खराब होने लगता है। अब उन्होंने इन टुकड़ों को उबाल लिया, उबालने से जीवाणु उसमें जो जीव थे वो नष्ट हो गए। अब उन्होंने 3 फ्लास्क लिए, 3 फ्लास्क में एक फ्लास्क को उन्होंने खुला रखा, एक फ्लास्क इनमें मांस के टुकड़े रख दिए और इन्होंने फ्लास्क को खुला रखा, एक में इन्होंने मलमल के कपड़े से ढक दिया, और इस फ्लास्क को उन्होंने पार्चमेंट पेपर से ढक दिया। अब जब उन्होंने इसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया तो उन्होंने क्या देखा कि जो खुला रखा हुआ है उसमें मक्खियां दिखने लगी हैं, मक्खियों के अंडे दिखने लगे हैं, और जो मलमल के कपड़े से ढका हुआ था वो मांस
पूरी तरह से सड़ चुका है। और तीसरा जो पार्चमेंट से ढका हुआ था, पार्चमेंट पेपर से ढका था, वो मांस खराब नहीं हुआ, उसमें ना तो मक्खियां उत्पन्न हुई। इस तरह से उन्होंने ये बताने की कोशिश की पार्चमेंट पेपर से मक्खियां अंदर प्रवेश नहीं कर पाई और इसमें सूक्ष्म जीव प्रवेश कर गए, इसलिए ये मांस खराब हो गया, क्योंकि मलमल के टुकड़े, मलमल का जो कपड़ा है उसमें सूक्ष्म छिद्रों से जीवाणु प्रवेश कर गए और इसको खराब कर दिया। लेकिन जो खुला हुआ था उसमें मक्खी के अंडे मिले, मक्खी मिली, क्योंकि ये बाहर से प्रवेश कर गए, यानी जीवों से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। अब लेकिन वो अपने प्रयोगों से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद अगला जो प्रयोग किया वो स्प्लैन ने किया। इन्होंने खाद्य पदार्थों के साथ इन्होंने अब लिया भूसे का घोल। भूसे के घोल में जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो अब उन्होंने इस भूसे के घोल को लिया और चूंकि पहले इसमें जीवाणु थे, अब इन्होंने उस सूक्ष्म जीव उपस्थित थे। अब जब इन्होंने इसको गर्म किया, हीट दी, गर्म करने पर ये बर्नर है, गर्म किया, गर्म करने से ये सूक्ष्म जीव नष्ट हो गए, यहाँ भाग से निकल गए, ये सूक्ष्म जीव नष्ट हो गए। अब ये स्टरलाइज हो गया। अब इसको उन्होंने क्या किया, ठंडा किया। ठंडा करने के बाद में इसमें इसको बंद कर दिया, किससे, एक कार्क लगा दिया। कार्क लगाने से ये पूरी तरह से बंद हो गया। इसके बाद एक दूसरा उन्होंने कार्क लगा के रखा, तो इसमें किसी तरह के सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं थे, सूक्ष्म जीव अनुपस्थित, किसी तरह के सूक्ष्म जीव नहीं पाए गए। लेकिन इसको जब उन्होंने इस बात को बता दिया कि ये कार्क लगा है, तो इसमें किसी तरह के सूक्ष्म जीव नहीं उत्पन्न हुए। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने इस कार्क को खोल दिया। इस कार्क को जब उन्होंने खोल दिया तो यहाँ से हवा प्रवेश कर गई, वायु जब अंदर चली गई तो इसमें सूक्ष्म जीव उपस्थित थे, सूक्ष्म जीव पाए गए। तो इन्होंने बता दिया कि चूंकि सूक्ष्म जीवों से ही जीवन की उत्पत्ति होती है, अब इसमें तो जीव प्रवेश नहीं कर पाए, इसलिए इसमें किसी तरह के जीव उत्पन्न नहीं हुए। लेकिन इसमें सूक्ष्म जीव में प्रवेश कर गए, इसलिए इसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए। तो इस तरह से इन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की कि जीवों पहले से उपस्थित जीवन से ही जीवन उत्पन्न होता है। लेकिन इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि यदि आप इस कार्क में हवा जाने दें, हवा में सूक्ष्म जीव रहते हैं, आप इसमें वायु ऑक्सीजन जाने दें, तो इसमें भी जीवन उत्पन्न हो जाएगा। अब इस बात के लिए कुछ सालों बाद 1860 में लुईस पास्चर ने एक प्रयोग किया। लुईस पास्चर फ्रांसीसी रसायनविद और बहुत बड़े जीवाणु वैज्ञानिक थे, ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा कि बैक्टीरिया, ईस्ट या जो सूक्ष्म जीव हैं वो अपने ही प्रकार के पहले से उपस्थित सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होते हैं। इन्होंने चुनौती दी स्वतः जननवाद को और इनके प्रयोग से इन्होंने सिद्ध कर दिया कि पहले से उपस्थित जीवन से ही जीवन उत्पन्न होता है। और इनके प्रयोग के बाद इन्होंने स्वतः जननवाद को पूर्णतया खारिज कर दिया। क्या प्रयोग था इनका? इन्होंने लंबी गर्दन वाला फ्लास्क लिया और उस फ्लास्क को एस आकार में मोड़ दिया, सॉन नेक फ्लास्क। इसमें ऑक्सीजन नहीं जा रही थी। अब इन्होंने क्या किया कि लंबी गर्दन वाले फ्लास्क को एस आकार में मोड़ दिया, इसको कहा सॉन नेक फ्लास्क। अब इस फ्लास्क में उन्होंने शक्कर का घोल लिया। उस शक्कर के घोल में उन्होंने सूक्ष्म जीव ईस्ट आप जानते हैं सब, इस तरह के ईस्ट, इस तरह से ये ईस्ट लिया और इसको ईस्ट वाले जो सॉल्यूशन है उसको बहुत ज्यादा गर्म किया। गर्म करने से क्या हुआ कि जो सूक्ष्म जीव इसमें उपस्थित थे वो मृत हो गए, वो सूक्ष्म जीव मृत हो गए। अब स्टरलाइज हो गया ये सुगर सॉल्यूशन, ईस्ट सुगर सॉल्यूशन स्टरलाइज हो गया। अब इन्होंने इसको उबालने के बाद उन्होंने इसको ठंडा किया। ठंडा करने पर यहाँ पर भाप है वो पानी के रूप में जमा हो गई। अब यहाँ पर चूंकि
कॉटन भी लगाई तो ऑक्सीजन यहाँ से प्रवेश कर जाती है और ऑक्सीजन के साथ सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाते हैं और वो सूक्ष्म जीव यहाँ से इसमें पनप जाते हैं। लेकिन यहाँ से सूक्ष्म जीव यहाँ नहीं आ पाते, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ से पानी से घुल करके और डिफ्यूज होकर के और यहाँ तक पहुंच जाती है। क्योंकि यहाँ जैसे पहले बताया था कि अगर आप इसमें ऑक्सीजन देते हैं तो ये इसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाएंगे। तो वो ऑक्सीजन यहाँ दी गई लेकिन सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं हुए, सूक्ष्म जीव यहाँ उत्पन्न हुए। इसी तरह से ये जो है खुला है, ओपन है, यहाँ से ऑक्सीजन भी मिल रही है, सूक्ष्म जीव भी मिल रहे हैं, इसमें सूक्ष्म जीव उपस्थित हो जाते हैं। इस तरह से ये जो लुईस पास्चर का प्रयोग है, इस प्रयोग के बाद उन्होंने स्वतः जननवाद को पूर्णतः खारिज कर दिया और इन्होंने जीवन, पहले से उपस्थित जीवन से ही जीवन बनता है, इस बात को सिद्ध कर दिया। लेकिन अब आगे बात आती है कि जब पहले से उपस्थित जीवन से ही जीवन बनता है, यानी इस जीवन से ये जीवन बना, इस जीवन से ये जीवन बना, पहले से उपस्थित जीवन से जीवन बनता है, तो पृथ्वी में ये जीवन कहाँ से आया? तो अब ये प्रश्न फिर उठता है कि पृथ्वी में ये जीवन कहाँ से आया? तो इस जीवन के लिए अब ऐसा बताया गया कि ये जीवन ब्रह्मांड के में कोई ग्रह या कहीं से किसी रूप में, किसी स्पोर के रूप में, ये बीजाणु के रूप में ये पृथ्वी पर आ गया। इस थ्योरी को कहा ब्रह्मांडीय या बाह्यस्थलीय उत्पत्ति। इस थ्योरी को पेनस्पर्मियन थ्योरी भी कहते हैं। पेनस्पर्मिया कि ब्रह्मांड में उपस्थित कोई पिंड या कोई ग्रह, वहां से कोई स्पोर आया है और उस स्पोर से ये सारे जीव जंतु पेड़ पौधे बने हुए हैं। बाह्यस्थलीय उत्पत्ति इसको कहते हैं या कॉस्मोजोइन थ्योरी इसको कहते हैं। ये जो थ्योरी है, क्योंकि इसको प्रमाणित नहीं है, लेकिन यूएफओस और जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनके लिए ये थ्योरी मान्य है। उनका मानना है कि ब्रह्मांड में कहीं किसी ग्रह में जीवन होगा और वहां से ये जीवन आया है। लेकिन इस मत के विपक्ष में क्या बात आई कि बाहर से जीवन कैसे आ सकता है जब बाहर तापमान अधिक है और कोई भी पिंड जब पृथ्वी तक आता है तो घर्षण के कारण वो इतना अधिक तापमान होगा कि वह नष्ट हो जाएगा। ये थ्योरी इसलिए या अल्ट्रावायलेट रेज जो है उनके कारण वो कोई जीव वहाँ कैसे उपस्थित हो सकता है, या यहाँ तक आते आते वो जीव तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस थ्योरी को इतनी मान्यता नहीं दी गई और इस थ्योरी को नकार दिया गया। इसके बाद आगे जो मत बताया, सिद्धांत दिया, नई बात बताई, वो थी रासायनिक विकास की। कि इस पृथ्वी पर जो आपने आद्य पृथ्वी में पढ़ा था कि आद्य पृथ्वी में इस तरह से महासागर बन गए और लगभग 4.5 बिलियन पहले जब ये पृथ्वी और सौरमंडल बने, उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति के 50 करोड़ साल बाद, जबकि यहाँ पृथ्वी में जो गड्ढे थे उन गड्ढों में पूरी तरह से पानी भर गया और वहां बड़े बड़े महासागर बन गए। उस समय इन महासागरों में कुछ ऐसा जो रसायन, जो संघटक थे, उनमें कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ। उन रसायनों में जो इनऑर्गेनिक थे, अकार्बनिक रसायन थे, उन अकार्बनिक रसायनों से कार्बनिक रसायन बने होंगे और उन कार्बनिक रसायनों से प्रथम जीव कोशिका बनी होगी। इस तरह से ये जो सिद्धांत बताया, तो फिर ये बात जो बताई गई उसको कहा गया रासायनिक विकास, जिसका अध्ययन हम अब करेंगे।